नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, हर घर नल का जल योजना में घोटाले का आरोप, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को मिला करोड़ों का ठेका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश का योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते बनाते मान्यवर भूतपूर्व हो जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कानपुर में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रियंका गांधी की रैली के लिए ये होगा माइक्रो प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। हर घर नल का जल योजना में घोटाले का आरोप, डिप्टी सीएम के रिश्तेदारों को मिला करोड़ों का ठेका। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक नया घोटाला सामने आया है। इस बार ये घोटाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से संबंधित है, जिनके गृह जनपद कटिहार में राज्य सरकार की हर घर नल का जल योजना से संबंधित करीब 53 करोड़ के ठेके उनके बेटी और साले के कंपनियों को दिए गए। भाजपा के बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सफाई दी है कि ये ठेके जब वो विधायक थे तब मिले और उप मुख्यमंत्री बनने के पूर्व पूरा कर लिया गया। बिहार सरकार की इस योजना के बारे में आज इंडियन एक्सप्रेस ने उजागर किया है। इस मामले को पूर्व में सार्वजनिक करने वाले पूर्व मंत्री और अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता राम प्रकाश महतो का कहना है कि जब भी इससे संबंधित शिकायत की गई तो बिहार पुलिस द्वारा ग्रामीणों को धमकाया जाता था। हर घर नल का जल योजना का हाल बेहाल है। ग्रामीणों का कहना है कि जब से हर घर नल का जल योजना का काम हुआ है तब से नल में पानी नहीं मिल रहा, तो कहीं नल का पाइप टूटा हुआ है। हर ग्रामीण की यही शिकायत है कि काम इतना घटिया हुआ कि नल है तो जल नहीं, टंकी बना तो पानी नहीं। काम करने वाले उस समय के स्थानीय विधायक और अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सुनने को तैयार नहीं। विभागीय आंकड़े के अनुसार तारकिशोर प्रसाद की बेटी और साले और कई स्टाफ की कंपनियों को कुल 53 करोड़ के ठेके मिले और उसका तर्क यह दिया जा रहा है कि उनका टेंडर में सबसे कम रेट था। वहीं बिहार सरकार के पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री ने इस मामले को सबसे पहले उठाया था। वो अब पूरे मामले की जाँच की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तारकिशोर प्रसाद ने कोई सफाई नहीं दी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश का योगी आदित्यनाथ पर तंज, कहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते बनाते मान्यवर भूतपूर्व हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, चुनावी समर में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश सरकार को अपने निशाने पर ले रहे हैं। बुधवार को भी उन्होंने सरकार को आड़े हाथ लिया है। अखिलेश ने योगी सरकार पर काम नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने सिर्फ पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम ही बदला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाते बनाते योगी खुद ही भूतपूर्व हो जाएंगे। अखिलेश ने एक ट्वीट कर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, बीजेपी सरकार में निर्माण और भ्रष्टाचार के बीच ऐसा हुआ करार कि उद्घाटन से पहले ही पड़ गई दरार। काम के नाम पर इन्होंने केवल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम ही बदला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाते बनाते मान्यवर स्वयं पूर्व मतलब भूतपूर्व हो जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इसकी कुल लंबाई 341 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि पूर्वांचल के विकास के लिए ये एक्सप्रेसवे मील का पत्थर साबित होगा। साल 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बने। इसके लिए किसानों को तैयार किया जाएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन की तैयारी, प्रियंका गांधी की रैली के लिए ये होगा माइक्रो प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 5 बड़ी रैलियां आयोजित करने जा रही है। 23 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कानपुर पहुँचेंगी, जहाँ की रैली को विशाल रूप देने के लिए माइक्रो प्लानिंग की गई है। क्या है यह माइक्रो प्लानिंग, देखिए विशेष रिपोर्ट। प्रियंका गांधी की रैली को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोरों पर हैं। रैली सफल करने को लेकर कानपुर में 8 जिलाध्यक्षों के साथ 2 राष्ट्रीय सचिवों की बैठक हुई, जिसमें रैली के माइक्रो प्लान पर चर्चा हुई है। तय किया गया है कि जनसभा में रिकॉर्ड भीड़ जुटाने में कांग्रेसी अभी से कमर कस ले। चुनावी मोड में आने के बाद कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आगामी 23 अक्टूबर को कानपुर में होने जा रही जनसभा को संबोधित करेंगी। इसमें 8 जिलों के कार्यकर्ता और नेता अपनी पूरी ताकत झोंकने जा रहे हैं। रैली को लेकर राष्ट्रीय सचिव सभी जिला अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंप चुके हैं और टिकट के दावेदारों को जनसभा में कार्यकर्ताओं के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करना होगा। कांग्रेस के आला नेताओं ने साफ कर दिया है कि रैली को सफल बनाकर जनता के बीच चुनावी माहौल बनाया जाए। कांग्रेस के 2 राष्ट्रीय सचिवों की मौजूदगी वाली इस बैठक में लखनऊ के दोनों जिलाध्यक्षों ने भी शिरकत की। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रोहित चौधरी और तौकीर अहमद ने एक चीज की जानकारी लेते हुए कहा कि
प्रियंका गांधी के स्वागत से लेकर मंच तक की तैयारी भव्य होनी चाहिए ताकि एक मैसेज जनता के बीच जाए। कांग्रेस की ताकत को दिखाने वाली इस रैली में सभी जिलाध्यक्षों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि इसी आधार पर टिकट मांग रहे लोगों को आलाकमान टिकट देगा। हालांकि रैली का स्थल अभी तय किया जाना बाकी है, लेकिन जीआईसी मैदान, हलीम मुस्लिम कॉलेज, निराला नगर ग्राउंड और शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क में जनसभा की जा सकती है, जिसकी घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। दरअसल कांग्रेस कानपुर को केंद्र बनाकर आसपास के जिलों को साधने की जुगत में है। प्रियंका गांधी 8 जिलों कानपुर उत्तर, दक्षिण और ग्रामीण के साथ कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और उन्नाव में कार्यकर्ताओं के जरिए वोटरों को पार्टी के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश भी इस रैली के जरिए करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने किया खुलासा, कब करेंगे किसके साथ गठबंधन का ऐलान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए राष्ट्रीय लोकदल तथा शिवपाल यादव की पार्टी सहित कई छोटी पार्टियों के साथ सपा का गठबंधन होगा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही कृषि क्षेत्र में लाए गए तीनों कानूनों को उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा और इसके अलावा मंडी नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। मंगलवार शाम एक निजी समाचार चैनल के मंथन 2021 कार्यक्रम में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन था। आने वाले विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां साथ लड़ेंगी। इसके साथ साथ और भी दल हैं, जैसे महान दल हैं, संजय चौहान का दल है तथा और भी दलों से बातचीत हो रही है। वे भी सपा के साथ आएंगे और हम सब मिलकर लड़ेंगे। सीटों के बारे में भी बातचीत हो गई है, लेकिन अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे। उन्होंने गठबंधन की रणनीति के बारे में कुछ भी खुलासा करने से इनकार कर दिया। अखिलेश ने अपने चाचा शिवपाल यादव के साथ गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि उनके साथ भी होगा। कुछ चीजें हम लोगों पर छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के बारे में पूछने पर अखिलेश ने कहा कि उन्होंने 403 सीटों पर यह कुछ ऐलान किया है। उन्होंने अपनी कुछ सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस पार्टी के साथ किसी गठबंधन के सवाल को उन्होंने टालते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठबंधन कर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। जब उनसे यह पूछा गया कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो पहले वो कौन से काम होंगे जो किसानों के लिए किए जाएंगे, तब अखिलेश ने कहा, समाजवादी पार्टी ने पहले भी किसानों के लिए काम किए हैं। पहला फैसला कि जो ये काले कानून बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए पास हुए हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश में लागू नहीं किया जाएगा। दूसरा फैसला यह होगा कि मंडी नेटवर्क में अगर कहीं असुविधा है तो उनको दूर करके और तकनीक का इस्तेमाल कर नए तरीके से लाएंगे ताकि किसानों को उनका स्थान मिल जाए। एक अन्य सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार जनता तैयार है कि वो प्रदेश में प्रगतिशील सरकार बनाए और जो सरकार बने वो राज्य को खुशहाली के रास्ते पर ले जाए। प्रगतिशील सरकार उसको मानेंगे जो आधारभूत ढांचे पर काम करें। आज राज्य में जो एक्सप्रेसवे दिखाई दे रहे हैं, पुरानी सरकार ने शुरू किए थे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कोवैक्सीन पर पीएम मोदी ने देश से झूठ बोला या अमेरिका कर रहा भारतीयों में भेद। सोशल मीडिया पर उठा सवालों का बवंडर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिवसीय अमेरिका दौरे के लिए आज रवाना हो गए। रवानगी से पहले पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी। उनके अमेरिका रवाना होने के साथ ही सोशल मीडिया पर सवालों का बवंडर उठ गया। कोई पीएम को लेकर ये कह रहा है कि उन्होंने देश से झूठ बोला तो कोई अमेरिकी की नीतियों पर सवाल उठाने लगा। हम आपको बताते हैं कि आखिरकार मसला क्या है। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज 1 मार्च से हुआ था। पीएम मोदी ने सुबह सुबह एम्स पहुंचकर भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन लगवाई थी। अमेरिका ने कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी। ऐसे में अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब पीएम मोदी ने कोवैक्सीन लगवाई है और अमेरिका ने उसको मान्यता नहीं दी तो फिर पीएम मोदी कैसे अमेरिका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई है। पीएम मोदी के अमेरिका रवानगी के साथ ही सवाल उठने लगा कि क्या पीएम मोदी ने कोवैक्सीन ही लगवाई है। अरमान नाम के यूजर्स ने खुद के बायो में कांग्रेस कार्यकर्ता लिखा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि क्या पीएम मोदी ने सच में कोवैक्सीन ली है। अमेरिका ने सिर्फ उन लोगों को देश में आने की अनुमति दी है जिसने WHO से अप्रूव वैक्सीन ली हो। मोदी केवल अमेरिका की यात्रा तब कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने कोविशील्ड या फाइजर ली हो। तो क्या मोदी ने भारत को फिर से बेवकूफ़ बनाया। रिया नाम की एक और यूजर सवाल करती हुई लिखती है कि मुझे आश्चर्य है कि क्या पीएम मोदी ने कोवैक्सीन नहीं ली। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को टैग करके सवाल पूछा है कि ये अमेरिका की भेदभाव वाली नीति है। अगर पीएम मोदी को वैक्सीन लेकर अमेरिका में एंट्री कर सकते हैं तो बाकी भारतीय क्यों नहीं। ऐसे और भी तमाम यूजर्स ने अमेरिका पर ही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ये भेदभावपूर्ण नीति है। घर पर तोड़फोड़ को लेकर बीजेपी पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी, कहा कट्टरपंथ के लिए भाजपा जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली स्थित घर पर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। ओवैसी ने इसको लेकर भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है।
उन्होंने कहा है कि लोगों के कट्टरपंथ के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ओवैसी ने कहा कि अगर किसी सांसद के घर पर इस तरह हमला होता है तो इससे क्या संदेश जाता है। मैं शिवपाल यादव से मिलने आया था, वो यूपी के इतने बड़े नेता हैं। राजधानी दिल्ली के 24 अशोका रोड स्थित एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बंगले पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। वहां पर कुछ लोगों ने उनके नेम प्लेट ट्यूबलाइट को क्षति पहुंचाई है। नई दिल्ली के डीसीपी के मुताबिक मामले में 5 लोगों हिरासत में लिया गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान महापंचायत व भारत बंद को लेकर तैयारी में जुटे किसान व मजदूर नेता। जी हां दोस्तों, टोल प्लाजा पर संयुक्त किसान मोर्चा आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चितकालीन धरना जारी है, जहां मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में नई अनाज मंडी पानीपत में 26 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत व 27 सितंबर को भारत बंद की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक डा सुरेंद्र मलिक व भाकियू के पूर्व प्रधान जयकरण कादियान ने की। सीटू मजदूर संगठन के राज्य सचिव सुनील दत्त ने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों को आंदोलन पिछले करीब 10 माह से जारी है, लेकिन सरकार कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने बताया कि पानीपत में होने वाली किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान मजदूर शामिल होंगे। वहीं अगले दिन भारत बंद दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक बंद साबित होगा। बंद में ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरेंगे। इसका देश की 19 विपक्षी पार्टियों ने भी समर्थन किया है। ऐसे में भारत बंद दुनिया में इतिहास रचने वाला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भाकियू के गढ़ में किसान आंदोलन पर चुप्पी साध गए सीएम योगी, रालोद को किया नजरअंदाज। जी हां दोस्तों, भाकियू के मजबूत गढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गन्ना मूल्य बढ़ाने की घोषणा कर किसानों की नब्ज पर हाथ रख गए। कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए कमेटी बना दी है। गन्ना मूल्य बढ़ता है तो इससे बिजनौर के ही 3.5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। किसानों को कई करोड़ मूल्य का अधिक भुगतान मिलेगा। साथ ही भुगतान में भी इस बार तेजी रहेगी। हालांकि योगी आदित्यनाथ कृषि कानूनों, भाकियू, किसान आंदोलन और रालोद पर एक शब्द भी नहीं बोले। बिजनौर को भाकियू का मजबूत गढ़ माना जाता है। जिले के किसान काफी संख्या में किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। माना जा रहा था कि किसान आंदोलन को लेकर वे कुछ कहेंगे, लेकिन वे इससे किनारा कर गए। हालांकि किसानों को उन्होंने साधने का प्रयास किया। कहा कि चीनी मिलें अब भी नुकसान का रोना रो रही हैं। सरकार जानती है कि 3 साल से गन्ना मूल्य में फूटी कौड़ी की भी वृद्धि न होने से किसान नाराज हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इस बार गन्ना मूल्य बढ़ाने की तैयारी में है। गन्ना वेस्ट यूपी के किसानों की प्रमुख फसल है। अकेले बिजनौर में ही 3.5 लाख से अधिक किसान गन्ने की खेती से जुड़े हुए हैं। जिले की खेती की जमीन के 70% से अधिक रकबे पर 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन पर गन्ना बोया जाता है। गन्ना जिले के किसानों की लाइफलाइन है। इस बार गन्ना सीजन की तैयारी पूरी हो चुकी है और मिलें अगले महीने पेराई शुरू कर देंगी। गन्ना मूल्य बढ़ाने से जुड़ी बैठक में जिले के 2 किसानों ब्रह्मपाल सिंह और भूपेंद्र सिंह को लागत जानने और विचार रखने के लिए शामिल भी किया गया था। हालांकि नजीबाबाद चीनी मिल की पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए संबंध में सीएम ने कोई घोषणा नहीं की। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में शराबबंदी की मुहिम हवा हवाई। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा की शराब बरामद, वोटरों को परोसने के लिए मंगाई गई थी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है। इसके बावजूद बिहार पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही शराब की मांग अधिक हो गई है। शनिवार को राज्य के जो जिलों में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की शराब बरामद की है। ये शराब पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी। अवैध शराब के मामले में बिहार पुलिस को पहली बड़ी कामयाबी पटना सिटी में मिली। पटना सिटी क्षेत्र के अगम कुआं थाना के 0 माइल के सोनाली पंप के पास हरियाणा और पंजाब निर्मित शराब को एक ट्रक से बरामद किया गया है। गुप्त सूचना के आधार पर एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने घेराबंदी कर महात्मा गांधी सेतु के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद की। मिली जानकारी के मुताबिक बरामद शराब को धान के भूसे में छुपाकर लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। शराब की सप्लाई हरियाणा पंजाब से लाई जा रही थी। शराब की कीमत 80 लाख रुपए बताई गई है। औरंगाबाद जिले के अंबा थाना क्षेत्र के एरका चेक पोस्ट के पास गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में एक ट्रक विदेशी शराब, 1 कार देसी शराब बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि यह शराब पंचायत चुनाव में वोटरों को परोसकर अपने पक्ष में वोट देने के लिए मंगवाई गई थी। शराब की कीमत लगभग 50 लाख बताई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना जाँच में बड़ी गड़बड़ी, मधुबनी में मिले संक्रमितों ने बिगाड़ा स्वास्थ्य विभाग का गणित। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कोविड टेस्टिंग और आंकड़ा संग्रह के तरीके पर गंभीर सवाल खड़ा हो गया है। ऐसा हुआ है मधुबनी स्टेशन पर कोरोना वायरस टेस्टिंग के दौरान मिले संक्रमितों की वजह से। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार की शाम रिपोर्ट जारी कर पूरे प्रदेश में 24 घंटे के अंदर केवल 6 नए संक्रमित मिलने का दावा किया।
सोमवार की शाम ऐसी ही रिपोर्ट में केवल 7 नए संक्रमित मिलने का दावा किया गया था। पिछले करीब हफ्ते भर से पूरे प्रदेश में मिलने वाले नए संक्रमितों की संख्या इतनी ही बताई जा रही है, लेकिन इस आंकड़े के गणित पर अकेले मधुबनी रेलवे स्टेशन पर मिलने वाले नए संक्रमितों ने सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार से सोमवार के बीच केवल इसी स्टेशन पर 65 नए कोविड संक्रमित मिलने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मधुबनी से मिले कोरोना के 65 संदिग्धों के लेकर स्वास्थ्य विभाग संशयित है। विभाग को इन यात्रियों की जांच पर ही शक है, इसलिए इनकी दोबारा जांच कराई जा रही है। शायद इसलिए ही विभाग इन आंकड़ों को कोविड पोर्टल पर अपलोड नहीं कर रहा है। सरकार ने बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को इन संदिग्धों की RT-PCR जांच के निर्देश दिए थे, जिसमें से समाचार लिखे जाने तक 8 रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो नेगेटिव बताई जा रही है। रविवार से सोमवार के बीच विभिन्न हिस्सों से ट्रेनों से जंक्शन पर उतरने वाले यात्रियों की जांच में 65 यात्रियों के एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को भी मिली। इसके बाद आनन फानन में जिलाधिकारी मधुबनी और सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए कि संदिग्ध कोरोना संक्रमितों की पहले RT-PCR जांच कराएं। आदेश के बाद मंगलवार को जिला प्रशासन और सिविल सर्जन ने 65 संदिग्धों के साथ कुल 135 यात्रियों के सैंपल लेकर RT-PCR जांच के लिए भेजे। इनमें से रात 8:30 बजे तक 8 रिपोर्ट मिली थी और सभी नेगेटिव थी।